Good morning, everyone. Today I'm going to start a new and very interesting topic known as accounting equation, in which हम देखेंगे कि हम कई सारे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर पा रहे हैं एक ही फॉर्मूले की मदद से, जो फॉर्मूला होगा एसेट्स इज इक्वल्स टू लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल। अभी तक हमने अच्छे से समझ लिया था कि एसेट्स, लाइबिलिटीज़ और कैपिटल क्या होते हैं। तो हम सबसे पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं जिससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि इसमें हम सॉल्व कैसे करेंगे क्वेश्चंस को। मान लेते हैं एक पर्सन है मिस्टर जगदीश, जो डिसाइड करते हैं कि वो एक जनरल स्टोर की शॉप खोलेंगे रानीखेत मार्केट में। इसके लिए उन्हें उन्हें चाहिए होगा पैसा, जो उन्होंने डिसाइड कर लिया है कि वो यूज़ करेंगे अपनी सेविंग्स को, जो है 8 लाख रुपए। और इसमें हम मान लेते हैं कि उन्होंने जिस बिज़नेस को फॉर्म करने का सोचा उस बिज़नेस का नाम है जे स्टोर्स, जो एक किराने की दुकान है या जनरल स्टोर है। अब जनरल स्टोर बिज़नेस को शुरू करने के लिए सबसे पहले तो जगदीश जी दुकान लेंगे किराए पे रानीखेत मार्केट में। तो एक दुकान तय कर लेते हैं और उस दुकान का किराया वो 20,000 रुपये दे देते हैं। तो हम कहेंगे रेंट ऑफ शॉप। फिर वो खरीदते हैं वो सामान जो जनरल स्टोर में वो बेचेंगे और जिससे कि वो प्रॉफिट कमाएंगे। तो हम बोलेंगे रॉ मटेरियल और प्रोडक्ट जो वो खरीदना चाहते हैं, जिससे वो बिज़नेस करेंगे, वो खरीद लेते हैं, मान लेते हैं ₹4 लाख। इसके बाद जगदीश जी खरीदते हैं फर्नीचर, जिसका यूज़ वो अपने शॉप में करेंगे। तो फर्नीचर भी वो खरीद लेते हैं। फर्नीचर, इस प्रोडक्ट को हम स्टॉक भी कह सकते हैं। फर्नीचर वो खरीद लेते हैं फॉर ₹1 लाख। और वो साल के अंत में लगभग 3 लाख का माल, जो ये उन्होंने 4 लाख का प्रोडक्ट खरीदा था, इसमें से साल आते आते वो 3 लाख तक का माल बेच चुके होते हैं, वो सोल्ड कर देते हैं। जिस पे वो जो पैसा कमाते वो 1.5 लाख कमाते, तो कुल पैसा उन्हें मिल जाता है कितना, 4.5 लाख रुपए। तो 3 लाख का माल वो 4.5 लाख में बेच देते हैं। अब ये सभी ट्रांजैक्शंस को हम एक अकाउंटिंग इक्वेशन के जरिए समझेंगे और इसका इम्पैक्ट देखेंगे कैसे हम इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स करते हैं। तो इसको मैं अगर सबसे पहले मैं आपको रिवाइज कराना चाहूँगा 2 बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो हमने इसके पहले पढ़े थे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में, जिसमें हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था जिसका नाम है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, जिसमें आपको याद होगा ये माना जाता है कि बिजनेस अलग है अपने ओनर से। अगर मैं कहूँ तो मान लीजिए अगर ये जगदीश जी हैं, इफ दिस इज जगदीश, then his business that is J stores, they both are different persons when we are doing accounting। तो हम ऐसा कह सकते हैं ये J stores रानीखेत में है, ये एक अलग पर्सन है। और हम हमेशा याद रखिएगा, हम अकाउंटिंग किसके करते हैं, हम अकाउंटिंग जगदीश जी की नहीं करते हैं, हम अकाउंटिंग करते हैं उनके बिजनेस की, दैट इज़ जे स्टोर्स की। तो हमेशा और हमेशा हम बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे, एंट्री अकाउंटिंग करेंगे किसकी, तो जगदीश स्टोर बिजनेस की और ना कि ओनर्स की। ये आप हमेशा याद रखिएगा, दिस इज़ द रियल कॉन्सेप्ट बिहाइंड दिस। तो इस केस में अगर मैं आगे फर्दर इस एग्जाम्पल को बढ़ाऊँ तो कि काउंटिंग क्वेश्चन से मैं इसको समझाता हूँ। तो मैं कहूँगा इस केस में स्टोर्स ने 8 लाख रुपए जगदीश जी से लिए। स्टोर जो था उसने 8 लाख रुपए जगदीश जी से लिए। और क्योंकि जे स्टोर्स एक अलग व्यक्ति है,
तो जे स्टोर्स मानेगा कि वो ये पैसा जगदीश से उधार पे ले रहा है। बात समझ में आई? मतलब ये जे स्टोर्स है, वो ये 8 लाख रुपए जो इन्होंने दिए जे स्टोर्स को, जगदीश ने, तो जगदीश जे स्टोर्स के लिए ये पैसा क्या है? एक लाइबिलिटी है, जिसको बाद में चल के जे स्टोर्स वापस करेगा जगदीश को। तो अगर मैं पूछूं कि कितने रुपए मिले जे स्टोर्स को, तो जे स्टोर्स को मिले कितने? 8 लाख रुपए। वो भी क्या, किस रूप में मिला होगा? लेट से कैश के रूप में मिला होगा। कैश मिल गया 8 लाख, और लाइबिलिटी भी हुआ 8 लाख की, क्योंकि पैसे स्टोर्स को बाद में लौटाने पड़ेंगे जगदीश को। तो अगर इसको रियल इक्वेशन के रूप में समझें तो क्या हम कहेंगे? हम इसको ऐसे कहेंगे, वैसे रियल इक्वेशन अगर आप एक बार देखोगे तो वो होती है एसेट्स इज इक्वल्स टू लाइबिलिटीज़, जिसमें मैं कहूँगा, ये बिजनेस की बात कर रहे हैं हम, बिजनेस जे स्टोर की, जिसमें मैं कहूँगा कि जे स्टोर को मिले इस एसेट्स कितने के मिले? तो एसेट्स में कैश मिला। कैश कितने का मिला? तो कैश मिला 8 लाख रुपए, और 8 लाख का ही यहाँ पर लाइबिलिटीज़ भी खड़ी हो गई कि हाँ, जगदीश को जे स्टोर्स आगे चल के उसका पैसा जब लौटाएगा तो कितना लौटाएगा? 8 लाख। तो अभी के लिए ये जिम्मेदारी है कि एक लाइबिलिटी खड़ी हो गई कि जे स्टोर्स ने 8 लाख उधार पे लिए हुए हैं। तो ये जो 8 लाख ओनर से लिया है, तो ये भी लाइबिलिटी है, पर इसका नाम हम बदल देंगे। क्योंकि ये मालिक से मिला हुआ पैसा है, तो हम इसको सिंपली एक और नाम दे देंगे जिसको हम कहते हैं कैपिटल। तो ये जो इक्वेशन है ये थोड़ी सी और चेंज हो जाएगी। तो इसको हम बोल देंगे एसेट्स इज इक्वल्स टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। क्या हो जाएगी? एसेट्स इज इक्वल्स टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। अब फिर से एक बार देख लेते हैं। कैश मिल गया कितना? 8 लाख। हमने क्योंकि वो उस लाइबिलिटीज़ को सीधे कैपिटल में दिखा दिया, तो यहाँ पे आ गई 8 लाख। आप देख पाएंगे दोनों, और याद रखिएगा हर समय दोनों साइड इक्वल होंगे, बराबर होंगे। तो आगे इसमें, और इस केस में आगे बढ़ते हैं। इसके पहले हमने क्या क्या चीज़ें ली थी? तो हमने जो एग्जाम्पल लिया था उसी एग्जाम्पल में हमने फर्दर इसको अगर बढ़ाएं तो देखा, तो हमने क्या क्या किया था? थोड़ा सा जगह बना लेते हैं। लेट्स से एसेट इज इक्वल्स टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, यहीं पर देख लेते हैं। तो सबसे पहला काम क्या हुआ था? सबसे पहला जगदीश जी ने बिजनेस जे स्टोर्स को कैश दिया था, तो जे स्टोर्स के पास क्या आ गया? एसेट्स के रूप में एक तो कैश आ गया। कैश कितना आया? कैश आ गया 8 लाख रुपए, और बराबर की एक लाइबिलिटी खड़ी हो गई कैपिटल के फॉर्म, क्योंकि मालिक से मिला था तो कैपिटल के फॉर्म में 8 लाख रुपए की लाइबिलिटी खड़ी हो गई। अब इसके बाद देखा जाए तो उन्होंने स्टॉक खरीदा था कितने का? 4 लाख का। अब ये 4 लाख रुपए के जो स्टॉक उन्होंने खरीदे थे इस बिजनेस ने, जे स्टोर्स ने, ये किस से खरीदे होंगे? ऑब्वियसली यहाँ पे एजम्पशन ये है कि उन्होंने ये 4 लाख रुपए देकर ये 4 लाख का स्टॉक खरीदा। तो अब हमारे पास कितना कैश बच गया? पहले थे 8 लाख, जिसमें से 4 लाख के हमने सामान खरीद लिए, तो हमारे पास कितने बचे? 4 लाख। प्लस हमारे एसेट्स में एक नया आइटम आके खड़ा हो गया, हमारे दुकान में एक नई चीज़ आ गई, जो कि किराने की दुकान से रिलेटेड सारे के सारे आइटम्स आ गए, जो कितने के हैं? जो हैं 4 लाख के। अभी भी आप देखें तो इक्वेशन बराबर है। लाइबिलिटी साइड 8 लाख है, एसेट साइड भी 4 + 4 8 लाख है। आगे बढ़ते हैं। फिर हमने एक चीज़ और ख़रीदी, मान लेते हैं ये भी कैश में ख़रीदा, वो है फर्नीचर। तो फर्नीचर कितने का ख़रीदा? 1 लाख का। तो हमारा कैश पहले 8 लाख से 4 लाख हुआ, फिर 4 लाख से घट के फिर से 1 लाख घट जाएगा, तो 3 लाख हो जाएगा। और एक चीज़ और हमारे एसेट्स में आ जाएगी जिसका नाम है फर्नीचर, और ये कितने की आ गई? 1 लाख रुपए की। तो हमारे पास फर्नीचर भी आ गया 1 लाख का, और 1 लाख हमारे कैश से चले गए। हमारे कैश में जो थे उसने का हम फर्नीचर खरीद के लाए। अभी भी आप देखें तो इक्वेशन बराबर है। 3 लाख + 4 लाख + 1 लाख इज इक्वल टू 8 लाख, एंड 8 लाख इक्वल। अब इसके बाद क्या होता है? ये भी हो गया, ये भी हो गया। हम किराया देते हैं। हम क्या देते हैं? दुकान का किराया। तो दुकान का किराया अगर हमने दे दिया होगा तो हमने कितने रुपए
घटा दिए होंगे अपने कैश से, मतलब हमने कैश अगर दे दिए होंगे तो अब हमारे पास रेंट दे दिए होंगे कितने 20,000, तो हमारे पास कैश बचा होगा 2,80,000। अब इसको क्या करना है, इस रेंट को हम कोई एसेट तो होता नहीं है, हम इसको एसेट तो मानते नहीं है, एक प्रकार का खर्चा है, और खर्चे को ही हम सेट ऑफ कर देते हैं। जो हमें फ़ायदे होते हैं, जो हम माल बेचकर हमें फ़ायदे होते हैं, उसी फ़ायदे में से हम खर्चों को घटा, जो फ़ायदा होता है वो फ़ायदे में ही हम इस एक्सपेंस को सेट ऑफ कर देते हैं, ताकि अल्टीमेटली फ़ायदा मालिक को पहुंचाई जा सके। वो कहाँ जाती है, तो वो कैपिटल में मालिक को जुड़ जाती है। तो इसीलिए हम डायरेक्टली ये कैपिटल से इस पर्टिकुलर रेंट को माइनस कर देंगे। तो हम यहाँ पे कैपिटल से माइनस कर देंगे 20,000 रुपीज़। तो याद रखिए, जो भी खर्चे होंगे या जो भी फ़ायदे होंगे वो सारे के सारे हम कैपिटल में एडजस्ट करेंगे, खर्चे माइनस कर देंगे, फ़ायदे जोड़ देंगे। तो ये हो जाता है 7,80,000 रुपीज़। अभी भी देख लीजिए, दोनों साइड आपको बराबर मिलेंगे, 415 लाख, 5 + 2,80,000, 7,80,000, 7,80,000। सो इक्वेशन इज ऑलवेज इक्वल। देन कम्स द लास्ट पॉइंट कि हमने क्या किया, हमने ये जो माल था 3 लाख का, ये माल हमने 4.5 लाख में बेच दिया। अब ये माल हमने 4.5 लाख में बेचा हुआ है, इसका मतलब हमें साफ साफ दिख रहा है कि 3 लाख का माल 4.5 में बेचा, मतलब 1.5 लाख का प्रॉफिट। तो सबसे पहले तो बताइए कितना कैश आया आपके पास, तो कैश आ गया 4.5 लाख रुपए। तो ये कैश यहाँ पे हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, और हमारा कैश जो 2,80,000 हो रखा था उसमें ये 4.5 लाख और जोड़ देंगे, तो हमारा कैश बढ़कर कितना हो जाएगा, तो ये बढ़कर, मैं इसको यहाँ लिख दे रहा हूँ, ये बढ़कर हो जाएगा 7,30,000 रुपये। और एक बात ध्यान रखिए, क्या चीज़ बेचा आपने, तो अपना स्टॉक बेचा, आप अपना माल जो दुकान में रखा था वो बेचा। वो माल कितने से कम हो गया होगा, तो 3 लाख का स्टॉक बेचा था, तो 3 लाख का स्टॉक यहाँ से हम कम कर देंगे। तो अब हमारे पास कितने का स्टॉक बचा हुआ है, अब हमारे पास बचा हुआ है 1 लाख का स्टॉक। तो ये 3 लाख का स्टॉक हमने यहाँ से माइनस कर दिया कुल 4 लाख के स्टॉक से। सवाल यह तो बस क्या यहीं पर रुक जाएंगे, नहीं, आंसर इज नो, बिकॉज हमने 3 लाख वाला माल 4.5 में बेचा है, तो हमें कितने का प्रॉफिट हो गया, तो हमें प्रॉफिट हो गया 4,50,000 माइनस 3 लाख, तो हमें प्रॉफिट हो गया 1,50,000 का। अब इस 1,50,000 का क्या करना है, तो इस एक बात फिर से समझ लीजिए, मैं फिर से रिवाइज करा रहा हूँ, ये जो प्रॉफिट है जो बिजनेस का है, पर है तो बिजनेस का, बिजनेस ने कमाया प्रॉफिट, पर अगर अल्टीमेटली देखा जाए तो एट लास्ट ये बिजनेस देगी किसको, जगदीश जी को। तो जगदीश जी की उधारी और बढ़ जाएगी बिजनेस के लिए, मतलब बिजनेस को पहले तो बिजनेस से कहा था कि चलो भाई हम 8 लाख रुपए आपसे लिए हैं तो 8 लाख आपको वापस करेंगे, फिर बाद में आया कि कुछ खर्चे हो गए, तो हमने क्या किया, उस खर्चे को उस 8 लाख से एडजस्ट कर लिया, और फिर बाद में 1.5 लाख का प्रॉफिट आने वाला है। तो हम क्या करेंगे, इस प्रॉफिट को जोड़ देंगे और कहेंगे कि आपको जो हमें पैसे देने थे वो और हमारे बढ़ जाएंगी, तो प्रॉफिट को हम कैपिटल में इसलिए जोड़ देते हैं। तो एट लास्ट हम इसमें क्या करेंगे, 1.5 लाख का जो फ़ायदा है वो यहीं पे जोड़ देंगे। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, जितने भी प्रॉफिट्स होंगे उसको हमें कैपिटल में ऐड करना है, जितने भी लॉसेज होंगे उसको हमें कैपिटल से माइनस करना है। तो ये निकल के आ जाएगा 9,30,000। एक बार इक्वेशन को चेक कर लेते हैं कि बोथ साइड बराबर है कि नहीं है। तो देखा जाए तो 7,30,000 में 1 लाख जोड़ दिया 8,30,000, 8 लाख में 1 लाख जोड़ दिया तो 9,30,000, और यहाँ भी आप देखिए तो 9,30,000, तो दोनों साइड बराबर आ रहे हैं। तो और याद रखिएगा, बोथ साइड्स always remains equal in accounting equation. So in this way we are going to show the presentation of accounting equation, and I hope you understood it. Thank you.